कंजूस सास की बुध बाजार की सस्ती सब्जियां। आशा, अगर सब्जी नहीं थी तो बाजार से ले आती ना। आज बुध बाजार है, हमें भूख लग रही है। एक तो जब सोने जाते हैं तब इस घर में माँ बाजार जाती है सब्जी लेने के लिए। तुम बाप बेटे ने तो आकर मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। जाऊंगी मैं आराम से 9:30 बजे बाजार। काजल बेटा, दिन की जो सब्जी रखी है वो गर्म कर दे और फ्रिज में थोड़ा सा आटा रखा है कल रात का, उसकी रोटी बना दे। आशा के कहने पर काजल रसोई में जाती है और अपने भाई और पिता के लिए दिन वाली सब्जी गर्म करने लगती है। इसी बीच आशा पैसे लेकर बाजार जाती है, जहाँ कुछ सब्जी वाले अपनी सब्जियां समेट रहे होते हैं और कुछ अब भी सब्जी बेच रहे होते हैं। अरे भैया, ये टमाटर कितने के दिए हैं? अरे मैडम, मैंने तो सारे टमाटर पैक कर दिए हैं, तराजू भी रख दिया है। ये थोड़े से टमाटर रहते थे, एक काम करो तुम ऐसे ही ले जाओ 10 रुपए किलो। बचे हुए टमाटर आशा बिना देखे छांटे उन्हें 10 रुपए में पैक करवा लेती है और खुश होकर दूसरी सब्जी वाले के पास जाती है। भैया, ये गवार फली कितने की है? अरे मैडम, 20 रुपए किलो। उठाओ, खत्म करो मैं सब्जी, बासी सब्जी बिकती नहीं है। इस तरह आशा सब्जियां लेकर घर आती है और रास्ते में उसके एक पड़ोसन से मुलाकात होती है, जो उससे कहती है, आशा बहन, तुम सब्जी लेकर आ गई? सब्जी बची तो नहीं थी ना? हाँ बहन, सब्जी मंडी में 10 बजे खत्म होगी। अभी 10 बजने में समय है, पर तुम तो शाम के 7 बजे जाकर सब्जी लेती थी, फिर आज इतनी लेट कैसे हो गई? अरे मुझे तो 9 बजे के बाद सब्जी लेना पसंद ही नहीं। सारी छटी हुई सब्जियां मिलती हैं। वो तो मेरे उनको धनिया की चटनी खानी है, बस धनिया लेने के लिए ही बाजार जा रही हूँ। किसने कहा तुमसे कि ज्यादा रात को सब्जी लेने जाओ तो खराब सब्जी मिलती है? जाकर देखो कितनी ताजा सब्जी मिलेगी। अरे बहन, 2 पैसे बचाने से वो आगे चलकर काम ही आएंगे। अपनी पड़ोसन से बात करके आशा अपने घर को आती है, जहाँ विनोद और सुमित खाना खाते हुए आशा को देखकर उससे कहते हैं, माँ तुम्हें कितनी बार बोला है कि ताजा सब्जियां लेकर आया करो। तुम 10 बजे सब्जियां लेकर आई हो, आधी से ज्यादा तो सड़ी हैं। एक बार सब्जी खाकर देखो, इसका स्वाद भी कितना गंदा लग रहा है। अगर ताजी सब्जी की सब्जी बनती तो उसका स्वाद तो अच्छा होता कम से कम। अरे मुझे तो लग रहा है कि सब्जी खराब हो गई है, और रोटी भी देखो कैसी काली बनी हुई है। इतना मेहनत करते हैं पर 2 वक्त का खाना भी अच्छा नसीब नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी कंजूसी के चलते। जो कभी घर में मेहमान आते हैं और मुझे ऑर्डर देते हैं, जिन्हें मैं पूरा करती हूँ, इस कंजूसी की वजह से ही कर पा रही हूँ। आप लोग तो घर में कुछ लाते नहीं। घर में जो सामान आया है वो मैं 2 पैसे जोड़कर ही लाई हूँ, और पैसे ऐसे नहीं जोड़े जाते। कल को बेटी बेटे दोनों की शादी करनी है, जानती भी हो कितना खर्चा है। और आप दोनों बाप बेटे महीने का कमाते ही कितना हो? 40 से 50 हजार। अरे 40-50 हजार में घर नहीं चलता, बहुत खर्चा होता है घर में। राशन का खर्चा, बिल का खर्चा, पानी का बिल, बीमारी, कपड़े, बर्तन, पता नहीं क्या क्या। और अगर अच्छा खाना खाने का शौक है ना, तो बेटा शादी कर ले, तेरी बीवी तुझे गर्मा गर्म बना कर खिलाएगी। आशा बड़बड़ाती हुई रसोई में चली जाती है और सारी सब्जियां फ्रिज में रखने लगती है। तभी काजल अपनी माँ से कहती है, माँ हम क्या खाएंगे? जो आटा था उससे मैंने भैया और पापा को रोटी बनाकर दे दी है, और दिन वाली सब्जी भी खत्म हो गई है। अरे बेटा, तू तो ऐसे कर रही है जैसे कि राशन भी खत्म हो गया है। एक काम कर, 2 रोटी का आटा गूंथ ले, हम माँ बेटी अचार के साथ खा लेंगे। खाना घर के मर्दों को अच्छा खाना देना चाहिए, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी खाएंगे। अपनी माँ के कहने पर काजल थोड़ा सा आटा गूंथती है और थोड़ी सी रोटी बनाकर दोनों माँ बेटी अचार के साथ रोटी खाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी बुधवार आता, ठीक 9:30 बजे आशा अपने पति से पैसे लेकर बाजार के लिए निकल जाती। ऐसे ही एक दिन, आशा बहन बाजार जा रही हो? मुझे पता ही था, इस गली में सबसे लेट तुम ही बाजार जाती हो। अच्छा सुनो ना, बाजार जा रही हो तो मेरे लिए 10 रुपए की मिर्ची ले लेना, चाहे जितनी भी आए। हाँ बहन, लेकर आऊंगी। आशा पैसे लेकर बाजार जाती है, जहाँ आज बाजार में काफी भीड़ होती है। आशा अपनी कुछ हरी सब्जियां लेकर मिर्ची देखने के लिए बाजार में काफी अंदर जाती है, पर उसे कहीं मिर्ची नहीं मिलती। इतनी बड़ी मार्केट लगती है पर एक भी मिर्ची वाला नहीं दिख रहा। अब मिर्ची नहीं लेकर जाऊंगी तो बोलेगी कि जानबूझकर मिर्ची नहीं लेकर आई। लगता है सभी मिर्ची वाले चले गए। एक काम करती हूँ, मेरे घर में जो मिर्ची रखी है वही थोड़ी सी निकाल कर दे दूंगी और ये 10 रुपए भी रख लूंगी। इस तरह आशा पूरा बाजार घूमकर अपने घर के लिए कुछ सब्जियां लेकर आती है और अपने घर से एक छोटी सी पॉलीथिन में कुछ मिर्ची निकालकर अपनी पड़ोसन को देने जाती है। चलो बहन, बड़ी मुश्किल से मिली है ये मिर्च। पूरे बाजार में सिर्फ एक ही मिर्च वाला था। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी जो तुम्हें मिर्च मिल गई। धन्यवाद आशा बहन, अगर तुम मिर्ची न लाती तो सुबह पता नहीं खाने में क्या डालते। इस तरह आशा अपने पड़ोसन को भी कई बार बेवकूफ बना देती है और घर आकर एक एक पैसे गिनकर गुल्लक में डालती है। 1 2 3 4 5 और ये आखिरी 50 का नोट। आज पूरे 100 रुपए की बचत हो गई। आशा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही कुछ कंजूस हो?
सारी बाजार छोड़कर तुम बुद्ध बाजार की सस्ती बाजार में जाती हो सब्जियां लेने के लिए, और घर आकर भी हर रोज गिनकर पैसे सारे गुल्लक में डाल देती हो। अरे इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं है, हर वक्त अपनी इच्छाएं नहीं माननी चाहिए। ये कंजूसी करना मैंने आपकी माँ से ही सीखा है। भूल गए जब मैं शादी करके आई थी और अगर कभी सामान लेने में थक जाया करती थी या किसी को 10-5 रुपए देकर छोड़ दिया करती थी, तुम्हारी माँ मुझे कितना सुनाती थी। इस संगति का असर है। और भूलिए मत, जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो किसी ने भी पैसे से हमारी मदद नहीं करी थी। माँ जी ने जो पैसे जोड़े थे वही काम आए थे। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। वैसे हमारे सुमित के लिए एक लड़की का रिश्ता आया है, कल उसे देखने के लिए जाना है, तो जाने से पहले शगुन का कुछ सामान और लाल चुनरी ले लेना बहू को चढ़ाने के लिए। इन सब की जरूरत नहीं है, मेरी लाल चुनरी रखी हुई है। मैं अपनी बहू को अपनी लाल चुनरी चुड़ाऊंगी। नई चुनरी खरीद कर पैसे क्यों बर्बाद करना। इस पैसे से हम कुछ फल फ्रूट लेकर चले जाएंगे उनके घर। अच्छा ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब अगली सुबह आशा जल्दी उठती है और घर के सारे काम करके अपने परिवार के साथ तैयार होकर लड़की को देखने के लिए जाती है, जहां वो अपनी चुनरी अपनी बहू को उड़ाती है और रिश्ता पक्का करते हुए कहती है, बहू, पुराने मॉडल की चुनरी देखकर ये मत सोचना कि हमारे पास चुनरी लेने के पैसे नहीं थे। हमारे घर का रिवाज है, सास अपनी चुनरी उड़ाकर ही रिश्ता पक्का करती है। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब्र को, मैं अभी अंदर से मिठाई लेकर आती हूँ सबका मुंह मीठा करने के लिए। दिव्या की माँ रसोई से मिठाई लेकर आती है और सभी का मुंह मीठा करवाती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द दिव्या सुमित से शादी करके अपने ससुराल आती है। बहुत जानती हूँ मैं कि तुम बहुत थक गई होगी, पर कुछ रस्में भी होती हैं। वैसे तुम्हारे माता पिता ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया था, हमें उम्मीद नहीं थी। काजल, अपनी भाभी को उसके कमरे तक ले जा। कल तेरी भाभी की पहली रसोई भी है, उन्हें जल्दी उठना है। काजल, थोड़ी देर तो अपनी भाभी के पास बैठ जाना। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो शादी में नहीं आ पाए थे, उन्हें अलग से पार्टी देनी है। कोई जरूरत नहीं है मेरी नई नवेली बहू को अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के पास जाने की। अरे क्यों नहीं आए शादी में वो नालायक, बड़ा आए उन पर पैसे लुटाने वाला। कभी उन्होंने दी है तुझे किसी चीज की पार्टी? आशा अपनी बहू के सामने है, अपने बेटे को डांटने लगती है, जिस वजह से सुमित कहीं नहीं जाता और नाराज होकर छत पर चला जाता है। तो वहीं काजल अपनी भाभी को उनके कमरे तक ले जाती है और अपना कमरा सजा हुआ न देखकर दिव्या अपनी नंद से कहती है, माफ करना काजल, पर क्या सच में ये मेरा ही कमरा है? एक्चुअली मैंने देखा है नई दुल्हन का कमरा काफी सजा रहता है। अब भाभी को क्या ही बताऊं कि माँ कितनी कंजूस है, उन्होंने पैसे ही नहीं दिए कमरा सजाने के लिए। वो दरअसल भाभी मैं अकेली थी, सामान लाकर रखा था पर टाइम ही नहीं मिला सजाने का, इसके लिए माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अब कुछ ही देर में सुमित अपने कमरे में और काजल अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद सुमित अपनी बीवी से कहता है, तुम ये मत सोचना कि मेरे लिए मेरे दोस्त ज्यादा जरूरी है। मैं तो बस माँ से बहाने करके तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने के लिए जा रहा था। चलो मैं ले आया तुम्हारे लिए गिफ्ट। अरे ये तो चांदी की रिंग है, बहुत सुंदर है। चलो तुम्हें अपना वेडिंग गिफ्ट पसंद तो आया। अपने पति से गिफ्ट लेकर दिव्या को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो लोग काफी सारी बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह दिव्या जल्दी उठती है और रसोई में जाती है। तभी वहां आशा काजल के साथ आती है और अपने हाथों से बर्तन में 2 कटोरा आटा, 1 गिलास चावल, कटोरी में 2 मुट्ठी दाल और कुछ सब्जी निकालकर अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू, हमारे घर में खाने पीने को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। मैंने तुम्हें सब कुछ निकाल कर दे दिया। अब इन सामान से तुम्हारा जो दिल करे वो तुम बनाना। पर माँ जी, ये सारा सामान तो बहुत कम है। इतने कम आटे में मैं पूरी और पराठे कैसे बनाऊंगी, और इतने कम चावल में किसके पेट भरेंगे? बहुत तजुर्बा बोलता है, मैं हाथों से ही नाप लेती हूँ किसका कितना पेट खाली है। तुम इतना ही खाना बनाना, देखना कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल जाते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी माँ की बातों का बुरा मत मानना, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, इसलिए वो चीज सोच समझ कर खर्च करती हैं। अगर किसी भी चीज की कमी हो तो आप खुद से सामान निकाल लेना। हाँ काजल, समझ सकती हूँ, पर मेरा मानना तो ये है कि खाना हो, पैसा हो या सामान हो, जहाँ चीज थोड़ी ज्यादा होती है वहाँ चीज अच्छी बन पाती है। अगर अच्छा चाहिए तो थोड़ी मेहनत, पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। हर चीज में कंजूसी सही नहीं होती। अच्छा चलो मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। दिव्या घर वालों के लिए आटा लगाकर थोड़ी सी पूड़ी और पराठे बनाती है। साथ ही वो कुकर में नमकीन चावल पकाने के लिए रख देती है और खाना बनने के बाद सभी खाने के लिए आते हैं। बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, आज लग रहा है दिव्या ने खाने में बहुत कुछ बनाया है। वैसे दिव्या, तुम्हें माँ से परमिशन तो मिल गई थी ना? भैया, माँ ने ही भाभी को सारा सामान निकाल कर दिया था। माँ ने जो कहा है भाभी ने तो वही बनाया है।
अरे तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारी माँ इतनी कंजूस है कि अपनी बहू की पहली रसोई भी ना करवाएगी? बहू खाना तो अच्छा बनाया है, पर पनीर की सब्जी में तुमने मटर क्यों नहीं डाला? और पनीर कितने बड़े बड़े काटे हैं, और पूरी पराठा बनाने की क्या जरूरत थी? रोटी बना देती। तुमने तो घर में 5 लीटर तेल का डिब्बा क्या देखा, सारा तेल खाने में ही लगा दिया। आशा, बहू की आज पहली रसोई है, उसमें भी तुम कमियां निकाल रही हो। बहू, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। जब आशा खाना देखती है तो उसका गुस्सा अंदर बढ़ने लगता है और विनोद बात संभाल लेता है। कुछ देर बाद आशा खाना खाकर सीधा रसोई में जाती है और फ्रिज खोलकर सब्जी, फल और तेल देखती है। कुछ देर में जब दिव्या बर्तन धोने के लिए रसोई में आती है तो आशा उससे कहती है, बहू, मैं जो तुझे सामान निकाल कर दे गई थी वो क्या कम था? घर में 2 किलो पनीर रखा था, तुमने आधे से ज्यादा पनीर बना दिया। और खीर में पानी नहीं डाला था क्या? 3 किलो दूध का खीर बना डाला। जानती है, वो 3 किलो दूध हमारे घर में 3 दिन चलता है। और तेल देख, ये तेल का डिब्बा पूरा भरा हुआ था और अब ये आधे से भी कम है। मगर माँ जी, कुछ अच्छा स्वादिष्ट बनाना है तो उसमें सामान भी तो भरपूर मात्रा में लगेगा ना। बहू, तेरे घर वाले अमीर हैं, वो खर्च करे ज्यादा पैसे। इस घर में चीज सोच समझ कर खर्च की जाती है। जानती भी है मैं एक एक पैसे जोड़कर इस घर की जरूरत को पूरा करती हूँ, इसलिए थोड़ी बचत करना सीख जा। आशा अपनी बहू को उसकी पहली रसोई के लिए सुनाकर वहां से चली जाती है, जो दिव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक शाम जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो दिव्या अपने परिवार से कहती है, माँ जी, आप जो सब्जी लेकर आई थी वो पहले से ही कुछ खराब थी, फ्रिज में रखी रखी पूरी तरह से खराब हो गई है। आज मंगल बाजार है, आप सब्जी लेकर आ जाओ। वैसे भी परसों मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। बहू, तूने पन्नी से सब्जियां निकाली नहीं होंगी, ऐसे ही फ्रिज में रखती होंगी, तभी वो खराब हुई हैं। ये नहीं कि सब्जी लाते ही धोकर उसे फ्रिज में रख दो। और रही मंगल बाजार की बात, तो मंगल बाजार बहुत दूर है। कल बुध बाजार है, मैं कल सब्जी लेकर आ जाऊंगी। तेरे मम्मी पापा परसों आ रहे हैं ना। अपनी सास की बात सुनकर दिव्या आगे कुछ नहीं कहती और अगले दिन आशा घर में बैठी रहती है। और जब दिव्या खाना बना रही होती है तो वो बार बार अपनी सास से कहती है, माँ जी, 8 बजने वाले हैं, सब्जी ले आओ वरना सड़ी गली सब्जियां मिलेंगी। बहू, तुझे बड़ा पता है कि इस वक्त कैसी सब्जी मिलती है। मैं पिछले 15 साल से 9:30 बजे जाती हूँ रात को सब्जी लेने। आज तक खराब सब्जी नहीं लेकर आई हूँ। तो इस घर की बहू है, बहू बनकर रहे। भाभी रहने दो, माँ किसी की नहीं सुनती है। आप कुछ बोलोगी तो आपको ही डांट देंगी। काजल के कहने पर दिव्या अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती और 9:30 बजते ही आशा सब्जी लेने के लिए बाहर जाती है। दिव्या सब्जी का थैला लेकर अपनी सास के पीछे जाती है। माँ जी, आप थैला लेना भूल गई थी। आशा सब्जी का थैला लेकर बाजार के लिए निकल जाती है और तभी दिव्या देखती है कि उसकी 2 पड़ोसनें आपस में उसकी सास की चुगली कर रही हैं। पता नहीं 9:30-10 बजे से कौन सी सब्जियां मिलती हैं। बुद्ध बाजार यहाँ की सबसे सस्ती मार्केट है, इसलिए ये बुद्ध बाजार ही जाती है। अरे बहन, ये कैसी सड़ी गली सब्जियां घटिया लेकर आती है ना, जो हम जानवरों को बिना दे पाए। पता नहीं इसका मन कैसे मान जाता है। पड़ोस की औरतों के मुंह से अपनी सास की बुराइयां सुनकर दिव्या को बहुत बुरा लगता है और वो घर में आकर अपने पति से कहती है, आप लोग माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? किस चीज की कमी है आखिर हमें? कंजूसी करनी अच्छी बात है, पर इतनी ज्यादा कंजूसी कौन करता है? आपको पता है, मोहल्ले में सब माँ जी पर हंसते हैं। अरे दिव्या, मैं तो माँ को समझा कर थक चुका हूँ, पर माँ किसी की सुने तब तो। अपने पति से बात करके भी दिव्या को कुछ हासिल नहीं होता। वहीं आज जब आशा बाजार जाती है तो उसकी नजर बाजार के कोने पर कुछ ड्राई फ्रूट्स वाले पर पड़ती है, जो बाकी सब्जी वालों की तरह जमीन पर बैठकर ड्राई फ्रूट्स बेच रहा होता है। अरे वाह, आज तो बाजार में काजू बादाम वाला भी है। एक काम करती हूँ, थोड़े से काजू बादाम ले लेती हूँ। बाजार की चीज सस्ते में भी मिल जाएगी और कल जब घर में मेहमान आएंगे तो उनके सामने कुछ नाश्ते के लिए भी रख दूंगी। अरे आओ बहन जी आओ, इससे सस्ते और अच्छे ड्राई फ्रूट्स कहीं नहीं मिलेंगे। कश्मीर से आए हैं स्पेशल, पूरे 500 रुपए किलो। क्या 500 रुपए किलो? भैया फिर तो तुम 1 किलो कर दो, सब मिक्स करके रखना। 500 रुपए का रेट सुनकर आशा बिना सोचे समझे और बिना टेस्ट किए ड्राई फ्रूट्स ले लेती है, जिसके बाद बाजार में और अंदर जाती है, जहाँ भीड़ देखकर आशा खुद से कहती है, आज मैं जल्दी आ गई क्या बाजार? आज तो और दिनों से भी ज्यादा भीड़ है बुद्ध बाजार में। लगता है अब सबको बुद्ध बाजार की ही पसंद आ गई है सब्जी। एक काम करती हूँ, अपनी समधन के लिए बाजार से ही कोई सस्ती साड़ी भी ले लेती हूँ। दुकान से बहुत महंगी साड़ी आएगी। आशा कुछ सब्जियां लेकर अब अपनी समधन के लिए बुद्ध बाजार में ही कुछ सस्ती साड़ी देखती है। अरे बहन, तुम ये साड़ी 500 की ही दे रही हो। अगर मुझे 500 की लेनी होती तो मैं दुकान से न लेती। इसका रेट 250 रुपए है, 250। उससे 1 रुपए फालतू नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है बहन, जल्दी करो, हमें भी घर जाना है, 10 बज चुके हैं।
इस तरह आशा बुद्ध बाजार से सस्ता सामान लेकर घर आती है और जब दिव्या अपनी माँ को देने के लिए साड़ी और काजू बादाम देखती है तो उसे बुरा लगता है। देख बहू, पहली बार तेरे माँ बाप घर आ रहे हैं, इसलिए उनको देने के लिए मैंने साड़ी और शर्ट पैंट का कपड़ा लिया है और ये कुछ काजू बादाम भी लिए हैं। जब मैं बोलूँ तभी इस्तेमाल करना और उतने ही निकालना जितना मैं कहूँ। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर आप काजू बादाम लेने में ठग गई हैं। इनमें हवा लगी हुई है, 2 पैसे लगाकर ढंग का सामान ले लेती। बहू, बड़ी गलती करी मैंने, तेरे माँ बाप के बारे में इतना सोचकर रहने ही दे तू तो। आशा अपनी बहू की बातों से नाराज हो जाती है और सारा सामान रखकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। 2 दिन बाद दिव्या के माता पिता घर आते हैं, जहां दिव्या अपनी सास से कहती है, माँ जी काजू बादाम तो बहुत कम है, मुझे खाने में भी डालना है और माँ पापा को चाय के साथ भी देना है। बहू, जब इसका स्वाद अच्छा नहीं है तो अपने माँ बाप को क्यों दे रही है? इसे संभाल कर रख, आने वाले समय में काम आएगा। जितना मैंने दिया है उतने में एडजस्ट कर। चाय की बात है तो चाय के साथ नमकीन दे देंगे और 5 वाला बिस्कुट। अपनी सास का ये बर्ताव अपने माँ बाप के लिए देखकर दिव्या को काफी बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में दिव्या घर पर आए अपने माता पिता को पहले चाय नमकीन देती है और उसके माता पिता विनोद और आशा से कहते हैं, समधन जी, भगवान की दया से हमारे घर का काम पूरा हुआ, इसलिए हमने छोटी सी दावत रखी है, तो आप लोगों को जरूर आना है। अरे हाँ भाई साहब, हम सब जरूर आएंगे। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। माँ, आई हो तो एक रात रुक जाओ ना, अब इतनी दूर सफर करके वापस जाओगी, कुछ खा लो। नहीं बेटा, घर में बहुत सारा काम है और हमें भूख भी नहीं है। दिव्या के माता पिता घर का निमंत्रण देकर वहां से चले जाते हैं, पर आशा उन्हें एक बार भी नहीं रोकती। एक बार फिर दिव्या को अपने माँ बाप के लिए काफी बुरा लगता है और वो कमरे में भावुक होकर सुमित से कहती है, माँ जी, खुद बुद्ध बाजार से सस्ता सामान मेरी माँ के लिए खरीद लाई, पर जाते हुए उन्हें वो सस्ता सामान भी नहीं दिया। इतनी कंजूसी आखिर क्यों? क्या 2 पैसे लगाकर वो अच्छी चीज नहीं ले सकती? अगर मैंने माँ जी को कुछ कहा तो क्या गलत कहा? मैं समझ सकता हूँ दिव्या, तुम्हें बहुत बुरा लगा है। माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, पर कोई बात नहीं, जब हम तुम्हारे माँ पापा के यहाँ जाएंगे तो उनके लिए कुछ लेते चलेंगे। सुमित दिव्या को समझाता है। दिव्या अपने पति की बात तो समझ जाती है। 2 दिन बाद, काजल, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? पापा जी, आप सब तैयार हो जाओ, भूल गए आज मेरे घर जाना है। भाभी माँ ने मना कर दिया है, उन्होंने कहा है कि आपका घर बहुत दूर है और आपके उधर गाड़ी का कोई साधन भी नहीं है। अगर हम यहाँ से गाड़ी बुक करके गए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा और घर में इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए आप और भैया चले जाओ। पापा जी, अब इंसान बाहर जाएगा तो पैसे तो खर्च होंगे ही, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्तेदारी छोड़ दें। ये तो गलत बात है। मेरे माता पिता भी तो इतनी दूर से आप लोगों को सिर्फ बुलाने के लिए ही आए थे। वो चाहते तो फोन पर भी आपको निमंत्रण दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहू, तूने और तेरे माँ बाप ने गरीबी नहीं देखी, इसलिए उन्हें बड़ा शौक है पैसे उड़ाने का। हमने तो नहीं कहा था कि घर जाकर निमंत्रण दे, फोन पर कर देती। और वैसे भी वो तेरे माता पिता है, तेरा जाना जरूरी है, हमारा नहीं। तुम जाओ। दिव्या, रहने देते हैं, वैसे भी माँ की तबीयत खराब हो जाती है सफर करने से, हम तीनों ही चलते हैं। सुमित के कहने पर दिव्या उसके साथ अपने माता पिता के घर जाने के लिए निकल तो जाती है, पर उसे इस बार भी काफी बुरा लगता है और वो ठान लेती है कि अब वो अपनी सास की और कंजूसी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी तरह अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन जब आशा की तबीयत ठीक नहीं होती तो आशा अपनी बहू को पैसे देते हुए कहती है, ले बहू पैसे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज बुद्ध बाजार लगा है, सबसे सस्ती बाजार है जहाँ सब कुछ मिल जाता है। 200 रुपए में काफी सारी सब्जी आ जाएगी, क्योंकि बाकी बाजार तो दूर है या तो फिर महंगे। और 9:30 भी बज गए हैं, अब तो आराम से जाओ। माँ जी, आप तो बुद्ध बाजार से सस्ती सब्जियाँ लेकर आती है ना, वो सड़ी हुई निकलती हैं। मैं सुबह आपको दिखा दूंगी और इस वक्त कोई ढंग की सब्जी नहीं मिलेगी। दूर हो या पास, महंगा हो या सस्ता, मैं कल वीर बाजार जाकर ही सब्जी ले आऊंगी। बहू, अगर तुझे नहीं जाना तो सीधा मना कर दे, बहाने करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, इस हालत में मैं खुद ही चली जाऊंगी। रुकिए, मैं जा रही हूँ। दिव्या मुंह बनाकर सब्जी लेने के लिए अपनी नंदी के साथ बाजार निकल जाती है, पर जब वो बुद्ध बाजार पहुंचती है तो उसे एक भी सब्जी पसंद नहीं आती। तुम ही सब्जी देखकर बताओ मैं क्या लूं? सारी सड़ी गली और छटी हुई सब्जियां हैं, अगर मैं छांटू भी ना तो भी गंदी ही सब्जी आएंगी। हाँ भाभी, माँ तो ऐसी ही सब्जियां लेती हैं। माँ जी लेती हैं, पर मैं नहीं लूंगी। ऐसी खराब सब्जी खाने की वजह से तबीयत खराब हो सकती है। आज मैं सब्जी लेने के लिए आई हूँ तो मैं दुकान से सब्जी लूंगी। बाजार आते हुए मैंने एक सब्जी की दुकान देखी थी, बंद हो जाए इससे पहले चलो, और मेरे पास 500 रुपए भी रखे हैं। इस तरह दिव्या काजल के साथ दुकान से कुछ महंगी सब्जियां लेकर आती है और महंगी सब्जियां देखकर आशा पूरा घर सिर पर उठा लेती है।
हे भगवान, 500 रुपए की सब्जी लेकर आ गई। जानती भी है 500 रुपए की सब्जी मैं 5 दिन चला सकती हूँ, और तूने एक दिन में 500 रुपए उड़ा दिए। तो क्या हो गया माँ, सब्जी भी तो देखो कितनी फ्रेश है। रहने दे बेटा, अगर तेरी बीवी के हाथ में घर छोड़ा तो तुम लोग एक दिन घर को बेचकर खा जाओगे। आशा अपनी बहू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द आशा अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने लगती है और उसका रिश्ता पवन नाम के लड़के से तय हो जाता है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत जल्द मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। अजी गंगा बाद में नहाते रहना, 2 महीने में ही शादी है। हलवाई, गहने, इन सब का इंतजाम करना होगा। माँ जी, इस घर की काजल इकलौती बेटी है और आप उसकी शादी धर्मशाला में करवाओगे? कम से कम एक बैंक्वेट तो बुक कर लो। बारातियों का अच्छे से स्वागत करना है। अगर बारातियों का स्वागत ही अच्छे से नहीं हुआ तो वो लोग क्या सोचेंगे? बहू, तुझे कितनी बार बोला है अपना दिमाग मत चलाया कर। ये घर मेरा है। अभी मैं जिंदा हूँ इस घर को चलाने के लिए, अपनी बेटी बिहाने के लिए। अगर तेरी तरह खर्च किया ना तो रोड पर भीख मांगना पड़ेगा। सुनिए जी, आप हलवाई वाले से बात कीजिए और उसको कहिए कि सारे सामान हम देंगे और सिर्फ 150 लोगों का खाना बनाए। अगर आपको दिव्या की बात नहीं माननी तो ठीक है, पर हमारे कम से कम 300 मेहमान हैं। अगर हम किसी को ना भी बुलाएं तो भी 200 मेहमानों का आना पक्का है, और उसके बाद बाराती भी तो हैं। फिर आप किस हिसाब से 150 लोगों का खाना बनवाने की सोच रही हैं? सुमित बेटा, अभी तू बच्चा है, इन सब में कच्चा है। महीने के 25,000 ही कमाता है, 50 नहीं। पर तेरी माँ ने दुनिया देखी है। हलवाई वाले को अगर 150 का बोलना तो 200 का हिसाब लेकर चलते हैं। आशा अपनी बेटी की शादी में भी पैसे बचाने की कोशिश करती है और बुद्ध बाजार जाकर सस्ते सामान लेती है, जैसे गहने, चप्पल, मेकअप का सामान। देख ले काजल, ये सही है। 150 रुपए में तेरे को कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, आईलाइनर, लिपस्टिक, मस्कारा सब मिल गया। अगर यही दुकान से लेने जाती तो 1500 रुपए का सामान बनता। काजल, तुम ये सामान बिल्कुल यूज मत करना। ये बिल्कुल 3rd क्लास सामान है, लोकल है। माँ जी, अगर ननन जी का फेस खराब हो गया तो मेरे पास शादी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मैंने यूज भी नहीं करे, तुम वो ले लेना। बहू, तुझे तो सारी चीज 3rd क्लास लगती है, खुद तो बड़े बाप की बेटी जो ठहरी। बाजार में सामान लेते हुए भी आशा अपनी बहू को ताने दे देती है और दिव्या घर आती है, जहां वो देखती है कि उसके ससुर जी 150 लोगों के हिसाब से राशन और सब्जी लेकर आए हैं। ये देखकर बेचारी दिव्या परेशान हो जाती है और अपने एक दोस्त को फोन करती है। अर्जुन यार, तेरी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। तुम्हारा जो खुद का ढाबा है, दरअसल 2 हफ्ते बाद मेरी ननद की शादी है। व्यवस्था हमने सारी अरेंजमेंट कर लिए हैं, पर अगर उस दिन मुझे तेरी मदद की जरूरत हो तो मेरी मदद कर देना। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं 3-4 महीने में तुझे पैसे चुका दूंगी। दरअसल हमारी जो हलवाई हैं वो खाना बनाने में बहुत नाटक कर रहे हैं। अगर खाना कम पड़ा तो मैं तुझे फोन करूंगी। अरे हाँ दिव्या, क्यों नहीं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तेरे लिए तो इतना मैं कर ही सकता हूँ। मैं 150-200 लोगों का खाना तैयार रखूंगा। कम पड़ गया तो मैं आ जाऊंगा, और कम नहीं पड़ा तो मेरे ढाबे में तो वो खाना बेच ही जाना है ग्राहकों से। दिव्या अपनी सास की हरकतों से वाकिफ थी, इसलिए वो पहले ही अपने दोस्त से खाने की बातें कर लेती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और बारातियों के आने से पहले उनके मेहमान, रिश्तेदार और आसपास के लोग खाना खाते हुए खाने की बुराई करते हैं। आशा बहन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। लगता है सड़ी सब्जियों का खाना बनवाया है। बेटी की शादी में भी बाराती आएंगे तो 4 बातें ही सुनाएंगे। अपनी ही बेटी की इंसल्ट करवाना चाहती है आशा बहन। शादी में लोगों की बात सुनकर दिव्या और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने पति से कहती है, माँ जी तो किसी की सुनती ही नहीं है। ऐसी सारी बुद्ध बाजार से सब्जी लेकर आई हैं जिसे बनाने में स्वाद भी नहीं आ रहा, खाने में भी। लोग 4 बातें कर रहे हैं। अगर बारातियों ने ऐसा खाना खाया तो वो लोग क्या कहेंगे? मुझे तो डर है कल को ननन जी को खरी खोटी न सुननी पड़े। दिव्या, डर तो मुझे भी लग रहा है। इतना बोलकर सुमित भंडार घर में जाता है और देखता है कि सारा खाना लगभग खत्म हो गया है। तभी वहां आशा आती है और हलवाई से कहती है, अरे तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। बाहर खाना भी खत्म हो गया है। अरे बहन जी, हाथ क्या चलाएं, राशन कुछ बचा है? 150 मेहमान का खाना आपने बोला था और शादी में आए 300 लोग हैं। खाना तो कम पड़ेगा ही ना। अब हम तो चले भैया, हमारा टाइम पूरा हो चुका है और जितना आपने बोला था उतना हमने बना दिया, बाकी आप खुद संभालो। देख लिया माँ, अपनी कंजूसी और लापरवाही का नतीजा। बारात बस पहुंचने वाली है, बताओ क्या खिलाओगी आप बारातियों को? भैया मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं आपके पैसे नहीं रोकूंगी। सुमित तू जाकर राशन ला, भले ही 2 पैसे महंगे लगे। आपको राशन लाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली थी। मैंने उसको फोन कर दिया है, वो 150 लोगों का खाना लेकर बस पहुंचता ही होगा। भैया आप जा सकते हैं।
दिव्या की बात सुनकर आशा की जान में जान आई। कुछ ही देर में बारात घर आती है और अर्जुन भी 150-200 लोगों का खाना लेकर आ जाता है, जिसके बाद सभी बाराती खाना खाते हैं और खाने की काफी तारीफ करते हैं। भाई वाह, मजा आ गया, ऐसा खाना पहली बार मैं किसी शादी में खा रहा हूँ। बारातियों के मुंह से तारीफ सुनकर आशा को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही देर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और जब अर्जुन वापस जाने लगता है तो आशा दिव्या के साथ आकर उसे उसके पैसे देती है। बेटा, हमें उधार की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे रखे हैं। मैं इतनी कंजूस थी कि पैसा खर्च करने से भी डरती थी, पर आज मुझे सबक मिल गया कि हर वक्त कंजूसी सही नहीं। पहले के जमाने में और अब के जमाने में फर्क है, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद तुम दोनों का जो सही समय पर सब संभाल लिया। आशा अर्जुन को पैसे देकर वहां से जाने लगती है और ये देखकर दिव्या को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही देर में काजल की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है और उसके बाद आशा घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू के हाथ सौंप देती है। अब दिव्या 2 पैसे ज्यादा लगाकर घर में अच्छी चीजें लाती है।